Assalamualaikum everyone. Today we are going to start a new chapter and this is chapter number 30. इसका नाम है रीनल रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। और इसमें इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ रीनल मैकेनिज्म्स फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। अच्छा, सो ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रीनल रेगुलेशन ऑफ और ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयंस होते हैं। अब पोटेशियम आयंस का लेवल बैलेंस करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो किस तरह बैलेंस होता है, उसमें किडनीज़ का क्या रोल है, कब किस तरह पोटेशियम सेल के अंदर मूव करता है, किस तरह बाहर आता है, हम डाइट में किस तरह लेते हैं, और किडनीज़ और फीसेस में कितना एक्सक्रीटर होता है, तो हम ये सारा कुछ इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 4.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। सारी उम्र आप लोगों ने जब लैब्स करानी है तो आप पोटेशियम की जो लेवल होगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि नॉर्मल कितना होता है। इट्स अराउंड 4.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर प्लस माइनस 0.3, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक्स्ट्रासेलुलर हो गया। अब टोटल बॉडी पोटेशियम का कितने परसेंट इंट्रासेलुलर होता है और कितने परसेंट एक्स्ट्रासेलुलर होता है? तो टोटल बॉडी पोटेशियम का 98% सेल्स के अंदर होता है। और ये जो 4.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर एक्स्ट्रासेलुलर बताया, ये एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम सिर्फ 2% होती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रासेलुलर सिर्फ 2% होता है और मेजर क्वांटिटी पोटेशियम की सेल्स के अंदर होती है, ठीक है। अभी जो 2% है ये 59 मिली इक्विवेलेंट्स की टोटल क्वांटिटी होती है, और जो 98% है ये 3920 मिली इक्विवेलेंट्स बन जाता है। अच्छा, अब ये 59 मिली इक्विवेलेंट्स क्यों बताया, ये भी आपको आगे भी हम बता दें। अच्छा, जब हम खाना खाते हैं तो एक सिंगल मील में 50 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ पोटेशियम आयंस होते हैं, और एक दिन के अंदर हम अराउंड 50 to 200 मिली इक्विवेलेंट्स इनटेक कर लेते हैं पोटेशियम आयंस की एट एन एवरेज, ठीक है। अब ये बड़ी मज़ेदार वैल्यू है कि एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम की क्वांटिटी कितनी है? 59 मिली इक्विवेलेंट्स, और एक खाने के अंदर हम कितनी खा रहे हैं? 50 मिली इक्विवेलेंट्स। यानी कि जितनी पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम है उतना पोटेशियम तो हम एक मील के अंदर ले लेंगे। तो अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि भाई हमने तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करके रखना है। उधर हमने खाया खाना, 50 मिली इक्विवेलेंट्स सीधा बॉडी के अंदर फेंका, तो ये तो फौरन 50 प्लस 59 109 मिली इक्विवेलेंट्स बन जाएगा, ठीक है। तो होता क्या कि जैसे ही हम खाना खाते हैं और पोटेशियम इनटेक होता है, फौरन ये पोटेशियम इनटेक सेल के अंदर मूव कर जाता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम उधर 59 मिली इक्विवेलेंट्स के आसपास ही मेंटेन होकर रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारा पोटेशियम एक्सक्रीशन है वो 5 to 10% होती है फीसेस से, और 90 to 95% एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम होती है किडनी से। यानी कि किडनी मेनली पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करता है 90 to 95%, और बहुत थोड़ा फीसेस में एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा हम पोटेशियम का बता रहे हैं, तो पोटेशियम का वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर पोटेशियम का लेवल कम हो जाए, हाइपोकेलीमिया हो जाए या हाइपरकेलीमिया हो जाए, यानी कि पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाए, तो ये दोनों कंडीशंस ही हार्ट पे बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं, और हार्ट में रिदम प्रॉब्लम हो जाता है, कार्डिक इरिदमियाज हो जाते हैं, कार्डिक अरेस्ट होने का चांस होता है, पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है पूरी स्टॉप हो जाती है, कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, कार्डिक फिब्रिलेशंस हो सकती हैं, ठीक है। डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ इन हार्ट, कार्डिक फिब्रिलेशंस हो सकती हैं। तो हाइपोकलीमिया और हाइपरकलीमिया दोनों ही कार्डिक अरिथमिया करा सकते हैं, कार्डिक अरेस्ट करा सकते हैं, कार्डिक फिब्रिलेशंस करा सकते हैं, एंड दीज ऑल थिंग्स आर एक्सट्रीमली सीरियस एंड लीथल। तो इसलिए पोटेशियम का लेवल मेंटेन करना बहुत ही, एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, तो अब ये वो पॉइंट यहाँ पे लिखो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट चेंजेस इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन। जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, जैसे कि मील ले लिया, तो फ़ौरन वो मील क्या करेगा, हम खाना खाएंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने लगेगी, जो कि हम चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि ये चेंज ना हो।
तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी कि पोटेशियम सेल के अंदर चला जाता है या सेल के अंदर से बाहर आ जाता है। जब भी बॉडी में हाइपरकैलीमिया होने लगता है, पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होने लगता है, फ़ौरन पोटेशियम एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर चला जाता है। और जब भी बॉडी में हाइपोकैलीमिया होता है, पोटेशियम का लेवल लो होने लगता है, तो फ़ौरन सेल के अंदर से पोटेशियम निकल के बाहर आ जाता है इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट चेंजेस इन पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इन ECF। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हम खाना खाते हैं तो क्या होता है? फौरन पोटेशियम का लेवल बढ़ने लगता है, तो फौरन सारा पोटेशियम, एक्स्ट्रा पोटेशियम सेल के अंदर मूव कर जाता है एंड इट अवॉइड्स हाइपरकैलीमिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर ढेरों ढेर पोटेशियम आ गया है, हमने एक मील में 50 मिली इक्विवेलेंस ले लिया, अब वो सेल के अंदर तो चला गया है, मगर हमने इसको बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। तो बॉडी से बाहर किस तरह निकलेगा? किडनी से, मगर वो आहिस्ता 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 करके किडनी से एक्सक्रीट आउट करती रहेंगी। और जैसे किडनी से एक्स्ट्रा पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करती रहेंगी, वैसे पोटेशियम सेल से निकल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में आता रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो मील्स के बीच में क्या होता है? तो मील्स के बीच में पोटेशियम इज स्लोली रिलीज फ्रॉम द सेल्स टू अवॉइड हाइपोकैलीमिया। ठीक है। अच्छा, तो ये तो थे कुछ बेसिक पॉइंट्स कि जिसमें कि आपको मेन फोकस इस पॉइंट पर किया कि लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, फ़ौरन जैसे ही लेवल कम या ज़्यादा होता है तो वो ECF और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में एक्सचेंज बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम। इस रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम के अंदर अभी जितने भी पॉइंट्स अगले 5 मिनट में बताने हैं वो सारी उम्र काम आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, तो रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम में सबसे इंपॉर्टेंट है इंसुलिन का रोल। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन पोटेशियम को सेल के अंदर भेज देता है और हाइपोकैलीमिया करवा देता है। ठीक है। इंसुलिन क्या करेगा? पोटेशियम को सेल के अंदर भेजेगा और हाइपोकैलीमिया करवाएगा। और ये किस तरह करा सेल के अंदर भेजता है पोटेशियम को इंसुलिन? बाय स्टिमुलेटिंग सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। आपको पता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप क्या करता है? सोडियम को बाहर निकालता है सेल से और पोटेशियम को सेल के अंदर भेजता है। तो जब भी इंसुलिन का लेवल रेज होगा, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, पोटेशियम सेल के अंदर मूव करेगा और बाहर पोटेशियम कम हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इनटू हाइपोकैलीमिया इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है। अच्छा, तभी तो हम जब खाना खाते हैं नॉर्मली तो पोटेशियम का लेवल रेज होता है, तो उसी खाना खाने के साथ उधर से पोटेशियम का लेवल रेज होने की कोशिश कर रहा होता है, उधर से इंसुलिन रिलीज हो जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं, वो इंसुलिन क्या करती है? उस डाइट के अंदर जो पोटेशियम एक्स्ट्रा है वो उसको पकड़ के सेल के अंदर डाल देती है। ठीक है। तो ये नॉर्मली ऐसे होता है। अब एक बंदा है जो डायबिटिक है, यानी कि उसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है। अब वो बंदा अगर खाना खाएगा तो उसका पोटेशियम सेल के अंदर बहुत जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस में तो इंसुलिन है नहीं या इंसुलिन को रेजिस्टेंस हुई हुई है। तो इंसुलिन जब नहीं होगी या काम नहीं करेगी इंसुलिन, तो पोटेशियम सेल के अंदर नहीं जाएगा और पोस्ट मील खाना खाने के फ़ौरन बाद हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में पोस्ट मील हाइपरकैलीमिया होने का चांस है, क्योंकि उनमें इंसुलिन कम होती है। अब उसी पेशेंट को अगर हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दें खाने के साथ, तो फिर ये पोस्ट मील जो हाइपरकैलीमिया होना था, ये पोस्ट मील हाइपरकैलीमिया नहीं होता, ये प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसुलिन हाइपोकैलीमिया करवाती है या हाइपरकैलीमिया से बचाती है। दूसरा पॉइंट है जी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी एग्जैक्टली वही काम करता है जो इंसुलिन करती है। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को एक्टिवेट करता है, पोटेशियम सेल के अंदर मूव करेगा और हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। अच्छा, अगर एल्कलोसिस हाइपोकैलीमिया कर रहा है तो इसका मतलब है इसका रिवर्स एसिडोसिस हाइपरकैलीमिया करा देगा। एल्कलोसिस हाइपोकैलीमिया कराता है और एसिडोसिस हाइपरकैलीमिया कराता है। इसलिए जब भी कभी एसिडोसिस का कोई केस आता है तो उसके साथ हाइपरकैलीमिया हमने ज़रूर देखना है। एक बंदा उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, तो उसको हमने ये ज़रूर चेक करना है कि उसके पोटेशियम लेवल कैसा है, क्योंकि देयर इज़ अ हाई 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 लाइकली चांस कि एसिडोसिस के पेशेंट में हाइपरकैलीमिया भी साथ होगा। अच्छा जी, देन वी हैव कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेशन भी
पोटेशियम को सेल के अंदर मूव कराती है और हाइपोकैलीमिया कराती है। बीटा रिसेप्टर्स जो हैं वो जब भी एक्टिवेट होंगे, और आपको पता है बीटा रिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होते हैं, when there is increase in catecholamines, when there is increase in epinephrine, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला एपिनेफ्रीन। तो जब भी कैटेकोलामीन्स रिलीज होंगे या एपिनेफ्रीन का लेवल ज़्यादा होगा, वो जाके बीटा रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन कर देगा, और जब भी बीटा रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन होती है तो पोटेशियम सेल के अंदर मूव करता है और हाइपोकैलीमिया हो जाती है। अब इसी का रिवर्स देखें, यानी कि अगर हम एक ड्रग दें जो कि बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, जिस तरह बीटा ब्लॉकर है, तो अगर हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो बीटा ब्लॉकर क्या कराएगा, हाइपरकैलीमिया। बीटा एगोनिस्ट हाइपोकैलीमिया कराता है और बीटा ब्लॉकर हाइपरकैलीमिया कराता है। किसी फेमस बीटा ब्लॉकर का नाम तो वो है प्रोप्रानोलॉल, गाइडन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंसुलिन, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और एपिनेफ्रीन, ये सारे हाइपोकैलीमिया करा रहे हैं बाय मूवमेंट ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल्स। देन वी हैव द फेमस एल्डोस्टेरॉन। आपको पता है कि एल्डोस्टेरॉन पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज करवाता है। सिंपल, क्यों? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को स्टिमुलेट करेगा। वही सारों में मैकेनिज्म एक ही है, सोडियम पोटेशियम पंप स्टिमुलेट हुआ, पोटेशियम अंदर मूव किया और हाइपोकैलीमिया हो गया। अब अगर कोई कंडीशन है जिसमें एल्डोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोकैलीमिया वैसे ही हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्या होती है? कोन्स सिंड्रोम कहते हैं। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को हम कोन्स सिंड्रोम कहते हैं। सो कोन्स सिंड्रोम के अंदर हाइपोकैलीमिया होता है। और अगर वही एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाए बिकॉज ऑफ एड्रीनल ग्लैंड इनसफिशिएंसी, तो उस केस में हाइपरकैलीमिया हो जाता है। जब भी एल्डोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होगा, फॉर इंस्टेंस कोन सिंड्रोम, तो हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। जब एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, जैसे कि एड्रीनल इनसफिशिएंसी यानी कि एडिसन्स डिजीज़, तो उसमें हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये हमने 4 चीज़ें बताई हैं जो कि हाइपोकैलीमिया करा रही हैं: इंसुलिन, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, कैटेकोलामीन्स एंड एल्डोस्टेरॉन। आगे हम डिस्कस करते हैं वो चीज़ें जो हाइपरकैलीमिया करा रही हैं। सो जब भी कोई सेल डिस्ट्रॉय होता है, चाहे मसल इंजरी में मसल डिस्ट्रॉय हो रहा है, चाहे हेमोलिसिस में आरबीसी का लाइसिस हो रहा है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जब भी कोई सेल डिस्ट्रॉय होता है तो उसका पोटेशियम निकल के बाहर आ जाता है इन ईसीएफ, तो हाइपरकैलीमिया हो जाता है। तो व्हेनेवर अ सेल इज डिस्ट्रॉयड, इट रिजल्ट्स इनटू हाइपरकैलीमिया। देन वी हैव स्ट्रीनस एक्सरसाइजेस। जब बंदा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज कर ले, तो वो हाईली एक्सरसाइजिंग मसल्स जो हैं वो भी पोटेशियम को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो स्ट्रीनस एक्सरसाइज के अंदर भी हाइपरकैलीमिया हो जाता है। सेल टूटे तो भी हाइपरकैलीमिया, बंदा ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की तो भी मसल से पोटेशियम बाहर आ गया तो भी हाइपरकैलीमिया हो गया। एंड देन वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी। अच्छा, जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी होती है, बढ़ती है, तो क्या होता है? सेल के अंदर से पानी निकल के बाहर आ जाता है। ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल्स। जब सेल से पानी निकल के बाहर आ जाता है तो सेल में डिहाइड्रेशन हो जाती है, और सेल के अंदर जो पहले से पोटेशियम पड़ा हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। और जब सेल के अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो पोटेशियम की मूवमेंट फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन आसानी से हो जाती है। यानी कि जब पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी इनसाइड द सेल, देन पोटेशियम विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग आउट ऑफ द सेल, क्योंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो पोटेशियम बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो फिर इस तरह हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। अगर सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है तो भी हाइपरकैलीमिया, एक्सरसाइज बंदा कर रहा है स्ट्रीनस तो भी हाइपरकैलीमिया, और अगर इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी है तो भी हाइपरकैलीमिया। क्यों? पहले वाटर बाहर आएगा, वाटर बाहर आने से पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाएगी, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो सेल में से पोटेशियम डिफ्यूज़ करके बाहर आएगा और हाइपरकैलीमिया करा देगा। ठीक है जी, तो ये तो सारे थे हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया के फैक्टर्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पूरी नेफ्रॉन है इसके अंदर किस किस पार्ट से पोटेशियम रीअब्जॉर्ब होती है और किस किस पार्ट से पोटेशियम एक्सक्रीट होती है या सिक्रीट होती है।
सो पहले है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से ये देखें पोटेशियम रीएब्जॉर्ब होती है कितनी, 65%। तो 65 पोटेशियम रीएब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है असेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब से 27% पोटेशियम रीएब्जॉर्ब हो रही है। देखो यहाँ से ढेरों ढेर पोटेशियम फिल्टर आउट होकर आ गई ना, अब हमने उसमें रीअब्जॉर्ब करना है पोटेशियम। तो 65% रीअब्जॉर्ब होगी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, 27% रीअब्जॉर्ब हो गई है असेंडिंग लिम्ब से। ये असेंडिंग लिम्ब 27% रीअब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद ये जो है ना हमारे पास, ये देखें ये एरो इस तरफ है, यानी कि यहाँ पे सिक्रीट हो रही है। तो 8% पोटेशियम सिक्रीट होती है कहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल सेल्स ऑफ लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। दो तरह के सेल्स थे ना, एक प्रिंसिपल सेल्स और एक इंटरकलेटेड सेल्स। तो प्रिंसिपल सेल्स जो हैं कलेक्टिंग डक्ट के और लेट डिस्टल ट्यूब्यूल के, वो सिक्रीट करते हैं पोटेशियम। कितनी पोटेशियम, 8% पोटेशियम को सिक्रीट कर देते हैं। एंड फाइनली वी हैव कलेक्टिंग डक्ट्स, इंटरकलेटेड सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। इंटरकलेटेड सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट क्या करते हैं, वो पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो 4% पोटेशियम को वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको ये डायग्राम मैं अब दिखाता हूँ, ये वाली डायग्राम जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ट्रांसपोर्ट। ये प्रिंसिपल सेल्स थे, ये इंटरकलेटेड सेल्स थे। तो प्रिंसिपल सेल्स क्या कर रहे हैं, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, और प्रिंसिपल सेल्स क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं पोटेशियम को, और इंटरकलेटेड सेल्स क्या कर रहे हैं, पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो यही बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि इंटरकलेटेड सेल्स रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं और प्रिंसिपल सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं। अब इन सारों को हम देखें तो रीअब्जॉर्प्शन इज 65 + 27 + 4% एंड सिक्रीशन इज 8%। तो इसका क्या मतलब हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है टोटल एक्सक्रीशन इज 12%। 100% का हमने देखना है ना, 100% देखें, 65 + 27 इज 92, 92 + 4 इज 96%। तो 96% रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, और 8% सिक्रीट हो रहा है। तो ओह, तो ये 96 से कम होकर यानी कि 88% रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस पूरे में से जितना यहाँ से फिल्टर हुआ 88% रीअब्जॉर्ब हो रहा है, पीछे बढ़ गया, बच गया 12%, तो वो 12% एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इन सारे पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है, इन सारे पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सेल्स ऑफ लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ ये अपनी अमाउंट ऑफ सिक्रीशन को चेंज कर सकते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से 65% रीअब्जॉर्ब होना है, सेंडिंग से भी एक फिक्स रीअब्जॉर्ब होना है, इंटरकलेटेड से भी तकरीबन फिक्स ही होना है। तो प्रिंसिपल सेल्स से सिक्रीशन की अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर बॉडी में ज़्यादा पोटेशियम हो गया है तो प्रिंसिपल सेल से पोटेशियम ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा। अगर बॉडी से में कम पोटेशियम है तो प्रिंसिपल सेल से पोटेशियम कम सिक्रीट होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर रेगुलेटिंग पोटेशियम एक्सक्रीशन आर द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, तो काम की बात अगर पूरी स्लाइड नहीं याद करनी तो ये ज़रूरी याद कर लो कि पोटेशियम की जो किडनी से सिक्रीशन है ना, वो कहाँ से रेगुलेट होगी, प्रिंसिपल सेल से। ठीक है जी, अच्छा अब ये वाली डायग्राम यहाँ पे थी। ठीक है, अब एंड में हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स दैट रेगुलेट पोटेशियम सिक्रीशन। उसके अंदर हमारे पास एक तो आ गया था जी एल्डोस्टेरॉन, कि जब भी एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है, एल्डोस्टेरॉन सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता था, अगर आप याद करें एल्डोस्टेरॉन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कराता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जी बंदे ने अगर पोटेशियम इनटेक इंक्रीज़ कर दिया डाइट में तो प्लाज्मा पोटेशियम लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। जब प्लाज्मा पोटेशियम लेवल इंक्रीज़ करता है तो इंक्रीज़ इन पोटेशियम लेवल ऑफ प्लाज्मा इज़ इटसेल्फ अ स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो जैसे ही बंदे का प्लाज्मा में पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा तो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, पोटेशियम की एक्सक्रीशन करेगा। और एल्डोस्टेरॉन पोटेशियम की एक्सक्रीशन किस तरह कराता था, बेजोलैटरल मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज की एक्टिविटी को ज़्यादा करता है, और दूसरी साइड पे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे नंबर ऑफ पोटेशियम चैनल ज़्यादा लगाया जाता है। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये देखें बेजोलैटरल मेम्ब्रेन पे पोटेशियम की
यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को बढ़ाता है ताकि इंटरस्टिशियम से पोटेशियम मूव करके इनटू द प्रिंसिपल सेल्स आए, और यहाँ पे जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये पोटेशियम चैनल्स को ज़्यादा लगवाया जाए ताकि सेल से निकल के पोटेशियम इनटू द ल्यूमेन चला जाए। तो ये दो काम करने हैं। कौन से? इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इन बेसोलेटरल मेम्ब्रेन एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पोटेशियम चैनल्स इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसी बात को आपने किसी एक और एंगल से लिखना हो घुमा फिर आके ज़्यादा पॉइंट्स में, तो वो ये बन जाती है कि जी फैक्टर स्टिमुलेटिंग पोटेशियम सिक्रीशन में है कि जब भी पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन इन ईसीएफ बढ़ेगी तो इसका तो दैट विल रिजल्ट इनटू, एक तो ये एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन ज़्यादा, दैट विल रिजल्ट इनटू सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप एक्टिविटी ज़्यादा, दैट विल लीड टू सिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ पोटेशियम चैनल्स इनटू द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। तो जो ये पॉइंट है यहाँ पे वही यहाँ का 1 पॉइंट है, और जो यहाँ का 2 पॉइंट है वो यही 2 पॉइंट है। तो यही इसको किसी और यही वो एल्डोस्टेरॉन है। तो बेसिकली अब इसको आपने एल्डोस्टेरॉन की तरह बिल्डअप करके सवाल को जवाब लिखना है तो भी आप कर सकते हो, और अगर आपने वैसे डायरेक्टली लिखना कि जी अगर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ईसीएफ में बढ़ गई तो क्या होगा? नंबर 1 एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, नंबर 2 सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी इन बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, नंबर 3 ल्यूमिनल साइड पे ज़्यादा पोटेशियम चैनल्स लग जाएंगे, यानी कि वहाँ सिंथेसाइज होंगे, ज़्यादा ट्रांसलोकेट होकर वहाँ पे लग जाएंगे ल्यूमिनल साइड पे, और नंबर 4 जब भी पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है इन ईसीएफ तो इसका मतलब है पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बढ़ गई है? रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी बढ़ गई, वो भी तो ईसीएफ ही है ना। जब रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो पोटेशियम की जो बैक लीकेज है फ्रॉम सेल इनटू इंटरस्टिशियम वो कम हो जाएगी। बात ये हो रही है कि ये डायग्राम है, पोटेशियम की ईसीएफ में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे इंटरस्टिशियम में भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, यहाँ पे इंटरस्टिशियम में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई पोटेशियम की। जब यहाँ पे पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो जो पोटेशियम ने लीक होके, कुछ पोटेशियम लीक होके भी तो आ जाता है ना सेल से यहाँ पे। अब यहाँ पे पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन पहले ज़्यादा है तो ये पोटेशियम सेल के अंदर से लीक होके इंटरस्टिशियम की तरफ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था आपका 3rd पॉइंट। ठीक है, अब इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब भी ट्यूब्यूलर फ्लो रेट बढ़ता है तो पोटेशियम की सिक्रीशन बढ़ जाती है। ट्यूब्यूलर फ्लो रेट, कौन सी ट्यूब्यूल? ये जो आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, अगर इसके अंदर फ्लो रेट बढ़ जाए तो दिस विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज पोटेशियम सिक्रीशन। ये क्या बात हुई, फ्लो रेट के बढ़ने से पोटेशियम सिक्रीशन क्यों बढ़ जाएगी? होता ये है कि जब भी ट्यूब्यूलर फ्लो रेट बढ़ता है तो पोटेशियम जितना रीनल ट्यूब्यूल्स में आया होता है ना वो जल्दी से आगे को मूव कर जाता है, यानी कि उस पोटेशियम को रीएब्जॉर्ब होने के लिए टाइम नहीं मिलता, या वो पोटेशियम वहाँ पे ट्यूब्यूल्स के अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी नहीं। देखें पीछे जो रीनल ट्यूब्यूल्स वाली जो डायग्राम थी, ये अगर यहाँ पे फ्लो रेट मैं बढ़ा दूँ, यहाँ फ्लो रेट क्विकली जल्दी से फ्लूइड पीछे से ढेरों ढेर आ रहा है और पोटेशियम को वॉश करके आगे लेके जा रहा हो, तो देखें रीएब्जॉर्प्शन के लिए टाइम भी कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, रीएब्जॉर्प्शन तो तब होती है ज़्यादा अच्छे से जब यहाँ पे पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो। अब वो ट्यूब्यूलर फ्लो रेट इतना ज़्यादा होता है कि वो यहाँ पे पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन पूरे ट्यूब्यूल में ज़्यादा होने नहीं देता, जल्दी से उसे आगे ले जाता है। जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगी तो रीएब्जॉर्प्शन भी कम होगी। ठीक है, तो ट्यूब्यूलर फ्लो रेट जब बढ़ता है, सिक्रेटेड पोटेशियम इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग फ्लश्ड डाउन टू द ट्यूब्यूल which will minimize the rise in tubular potassium concentration resulting in increased potassium secretion। ठीक है, दूसरा ये कि जब भी ट्यूब्यूलर फ्लो रेट बढ़ता है तो जो बीके चैनल्स हैं यानी कि बिग पोटेशियम चैनल्स हैं ना वो भी एक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव क्वेसेंट बिग पोटेशियम चैनल्स, बीके चैनल्स बिकम एक्टिव इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड फ्लो रेट। बीके चैनल्स कौन से, बिग पोटेशियम चैनल्स कौन से हैं? ये भी पीछे डायग्राम हमने जो दिखाया, ये बीके चैनल्स, ये जो चैनल्स हैं जो जब भी फ्लो रेट यहाँ पे बढ़ेगा और पोटेशियम यहाँ से वॉश होकर जा रहा होगा आगे, तो ये जो बीके चैनल्स हैं, बिग पोटेशियम चैनल्स हैं, ये भी एक्टिव हो जाएंगे ज़्यादा, यानी कि जो डॉर्मेंट से क्वेसेंट से पड़े हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी उसकी एक रीज़न होगी। तो ये सारा अगर आपको फैक्टर स्टिमुलेटिंग पोटेशियम सिक्रीशन आ जाए इन द किडनी तो आप इस तरह भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक होगी जी। अब सबसे एंड पे ये बहुत ही मज़े का पॉइंट है,
कि अगर आपसे आपसे कोई सवाल पूछ ले एमसीक्यू में वाई में कहीं कि भाई इंक्रीज्ड पोटेशियम इनटेक का क्या इफ़ेक्ट है पोटेशियम की एक्सक्रीशन पे। एक बंदा है जो कि पोटेशियम इनटेक ज़्यादा कर लेता है, सॉरी सोडियम इनटेक ज़्यादा कर लेता है, डाइट में सोडियम इनटेक ज़्यादा कर लगता है। तो अब इसकी ये सोडियम इनटेक ज़्यादा करने से का कोई रिलेशन है पोटेशियम एक्सक्रीशन इन किडनीज में? सोडियम की इनटेक का पोटेशियम की एक्सक्रीशन पे कोई रोल है? तो हाँ रोल है, दो तरीक़ों से रोल है। जब भी सोडियम का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो एल्डोस्टेरॉन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। आपको पता है कि एल्डोस्टेरॉन ने सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाना है। अब सोडियम पहले ही ज़्यादा है तो एल्डोस्टेरॉन तो सिक्रीट नहीं होगा ना। और जब एल्डोस्टेरॉन नहीं सिक्रीट होता तो क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन नहीं सिक्रीट होगा तो पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी, यानी कि पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। या जब एल्डोस्टेरॉन कम होता है तो इट हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन पोटेशियम सिक्रीशन इन कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स। कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर पोटेशियम सिक्रीशन कौन कराता है? एल्डोस्टेरॉन करवाता है। अब अगर एल्डोस्टेरॉन ही नहीं बन रहा तो ये कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट में पोटेशियम की सिक्रीशन नहीं होगी और बॉडी में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। मगर एक और मैकेनिज़्म है जो इस इफ़ेक्ट को बैलेंस कर लेता है, और वो है कि जब भी सोडियम इनटेक होती है तो जीएफआर इंक्रीज़ कर जाता है। और जब जीएफआर इंक्रीज़ कर जाता है तो आपको पता है ट्यूब्यूलर फ्लो रेट इंक्रीज़ करता है। जब ट्यूब्यूलर फ्लो रेट इंक्रीज़ करता है तो पोटेशियम की सिक्रीशन फ्रॉम कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स ज़्यादा हो जाएगी। तो सोडियम इनटेक की वजह से दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो एल्डोस्टेरॉन कम हो रहा है और दूसरी तरफ जीएफआर ज़्यादा हो रहा है। एक चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट है ऑन पोटेशियम सिक्रीशन फ्रॉम कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स और दूसरी चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन पोटेशियम सिक्रीशन ऑन कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को नलिफाई कर लेंगे और फाइनली देयर विल बी नो चेंज इन पोटेशियम एक्सक्रीशन। तो सोडियम इनटेक का एज अ नेट कोई इफेक्ट नहीं है पोटेशियम एक्सक्रीशन पे। हाँ, एल्डोस्टेरॉन से पोटेशियम के कम होने से जो उसकी सिक्रीशन है वो कम हो जाएगी और जीएफआर की वजह से उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, तो दोनों पॉइंट एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे। सारे पॉइंट्स का सिंपल रिव्यू ये है कि पोटेशियम का लेवल ज़्यादा तो एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा, एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी ज़्यादा, पोटेशियम चैनल जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में लगने हैं वो ज़्यादा, बैक लीकेज कम, और जब ट्यूब्यूलर फ्लो रेट बढ़ता है तो पोटेशियम ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है और ज़्यादा बिग पोटेशियम चैनल्स इंसर्ट हो जाता है। ठीक है जी। सो ये थे इसके फैक्टर्स। इसके बाद एक और थोड़े से फैक्टर्स रह गए हैं इन द रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम सिक्रीशन, वो है इफ़ेक्ट ऑफ एसिडोसिस, कि एसिडोसिस का पोटेशियम पे क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब एसिडोसिस होती है तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। तो ये कहानी थी एक्यूट एसिडोसिस की। एक्यूट एसिडोसिस में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी कम हो जाती है जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। मगर क्रॉनिक एसिडोसिस में ऐसे नहीं होता। क्रॉनिक एसिडोसिस में बल्कि बॉडी पोटेशियम को बाहर निकाल देती है। किस तरह? ओके, जब क्रॉनिक एसिडोसिस होता है तो क्रॉनिक एसिडोसिस में देयर इज डिक्रीज्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर सोडियम क्लोराइड एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। अगर एसिडोसिस को कुछ देर हो गई है, क्रॉनिक एसिडोसिस हो गया है, तो इसमें क्या होगा कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। जब ये सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो फिर उससे क्या होगा? इंक्रीज्ड डिस्टल वॉल्यूम डिलीवरी, यानी कि ट्यूब्यूलर फ्लो रेट बढ़ जाएगा। जब ट्यूब्यूलर फ्लो रेट बढ़ जाएगा तो ज़्यादा पोटेशियम सिक्रीशन होने लग जाएगी। ठीक है।
दो आपको बातें बताई हैं। एसिडोसिस अगर एक्यूट है तो बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अगर वही एसिडोसिस क्रॉनिक हो गया है तो पोटेशियम का लेवल बॉडी में कम हो जाता है और पोटेशियम ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है किडनी से। क्यों सिक्रीट होने लग जाता है? क्योंकि जब क्रॉनिक एसिडोसिस होता है तो प्रॉक्सिमल कोलोरेक्टल ट्यूब्यूल से वाटर सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, यानी कि ढेर सारे वाटर सोडियम क्लोराइड रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर रह जाएंगे और ट्यूबुलर फ्लो रेट बढ़ जाएगा, और ट्यूबुलर फ्लो रेट बढ़ जाएगा तो पोटेशियम की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट में से ज़्यादा प्रीडोमिनेंट कौन सा होता है? भाई अगर तो क्रॉनिक एसिडोसिस हो गया है ना, तो ये जो इफेक्ट है ना कि पोटेशियम की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, दिस इफेक्ट overrides the inhibitory effect of hydrogen ion on the sodium potassium ATPase। ठीक है, तो ये इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिडोसिस में पोटेशियम का सिक्रीट होना, मगर ये क्रॉनिक एसिडोसिस में सिर्फ होता है। ठीक है जी। अब आखिर में इस पार्ट के हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ डाइट हाई इन पोटेशियम एंड लो इन सोडियम कंटेंट। कहते हैं कि हमारी डाइट में सोडियम बहुत ज़्यादा हम लेने लगे हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। कहते हैं आइडियली सोडियम का लेवल कम होना चाहिए और पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होना चाहिए डाइट में। ठीक है, पीपल कंज्यूमिंग हाई पोटेशियम एंड लो सोडियम, दिस इज़ अ गुड थिंग। हाई पोटेशियम, वो लोग जो हाई पोटेशियम और लो सोडियम लेते हैं, they do not experience age-related increase in blood pressure and cardiovascular diseases। कहते हैं ना कि नमक ना खाएं जी, ये तो बड़ा बुरा है, ब्लड प्रेशर कर देता है, हार्ट डिजीज़ कर देता है। कौन सा नमक? दैट इज़ अबाउट सोडियम, सोडियम रिलेटेड सॉल्ट्स। तो सोडियम की, और अगर हम सोडियम की इंटेक कम कर दें और उसी जगह पोटेशियम की इंटेक बढ़ा दें, सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर एज रिलेटेड ब्लड प्रेशर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो गया, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम की रेगुलेशन सारे आयंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सो दिस इज़ इट, सी यू इन नेक्स्ट